हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम बात कर रहे थे इतिहास के ऊपर और इतिहास में हम आ गए हैं दिल्ली सल्तनत के ऊपर। दिल्ली सल्तनत का ये पहला वंश है ना, गुलाम वंश। पिछले क्लास में हम लोगों ने बात किया था मोहम्मद गौरी के बारे में। अगर वो वीडियो नहीं देखे तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था ना, तो वो वीडियो आप देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आज हम बात करेंगे गुलाम वंश के बारे में। और गुलाम वंश का चूंकि ये पहला ही पार्ट होने वाला है, क्योंकि गुलाम वंश काफी लंबा है। गुलाम वंश में टोटल 11 शासक हैं। और 11 के बारे में अगर मैं अभी जिक्र करूं तो 2 से ढाई घंटा चला जाएगा, और आप लोग के पास तो इतना टाइम है नहीं। इसलिए मैं इसको पार्ट वाइज लेकर आ रहा हूँ। 2 पार्ट में खत्म कर लेंगे। कोशिश करेंगे कि 2 पार्ट में ये कवर हो जाए। ज्यादा टाइम मैं आपका लेने नहीं चाहता। चूंकि आप देख रहे होंगे कि ये लगभग 84 ईयर का समय है ना। 1206 से लेके 1290 तक स्लेव डायनेस्टी था। टोटल 11 शासक शासन किए थे। तो इसके बारे में इतनी जल्दी खत्म कर देना एक वीडियो में उचित नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि अच्छे से बात करेंगे। चीजें एक बार पढ़ लेने के बाद अगर स्लेव डायनेस्टी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो छूटना नहीं चाहिए। पर्पस यही होना चाहिए। तो करना, लास्ट तक बने रहना। हम बात करते हैं गुलाम वंश के बारे में। तो जैसा कि बोर्ड पे दिख रहा होगा कि गुलाम वंश डिवाइड था। किस बेस पे डिवाइड था? तो गुलाम वंश के अधीन 3 वंश थे। एक का नाम था कुतुबी, दूसरा का नाम था शमसी और तीसरा का नाम था वल्लवी। कुतुबी वंश में 2 शासक थे, एक था कुतुबुद्दीन ऐबक और दूसरा था उनका पुत्र आराम शाह। हम सबको पता है ना कि अचानक चौगना खेलते समय पोलो या चौगना घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी 1210 में। और जब कुतुबुद्दीन ऐबक मरेगा, अचानक मरेगा, अकस्मात मृत्यु होगी, तो तुर्क सरदार क्या करेंगे? इसका सॉल्यूशन निकालेंगे और इनका बेटा आराम सा, जो योग्य नहीं है, फिर भी उसे गद्दी पर बैठा दिया जाएगा। और नतीजा ये होगा कि कुछ तुर्क सरदार नाराज हो जाएंगे। और नाराज होने के कारण वो बदायूं का एक शासक था जिसका नाम था इल्तुतमिश। कोई शासक नहीं था, गवर्नर बनाया गया था इसको। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। क्योंकि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी है और दामाद भी है। इसे गुलामों का गुलाम कहा जाता था, है ना। तो एक तो हम बात करेंगे कुतुबी वंश के बारे में, दूसरा बात करेंगे शमसी वंश के बारे में। शमसी में इल्तुतमिश का परिवार होगा। इल्तुतमिश होगा, उसके पुत्र होंगे फिरोज शाह, उसकी पुत्री होगी रजिया सुल्तान। तो इसके बारे में बात करेंगे। और एक होगा हमारा वल्लवी वंश, जिसमें बलवन होगा, कैकुकाबाद होगा और क्यूमर्स होगा। इसके बारे में बात करेंगे। बलवन वही शासक है जो चिहलगानी प्रथा शुरू करेगा इल्तुतमिश, 40 सरदारों का गुट। और इसी में से एक शासक होता है बलवन। और जैसे ही बलबन गद्दी पर बैठता है, सबसे पहला काम करता है कि ये चहलगानी प्रथा को समाप्त कर देता है। ना तो रहेगा और ना ही कोई उससे और अगला शासक उत्पन्न होंगे। तो ये सारी बातें करेंगे। अब मैं अभी बता दे रहा हूं कि इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है। तो एक तो हमारा एबक। जनरली क्वेश्चन एबक से ही पूछा जाता है और लोग 4 ही शासक को पढ़ाते हैं। एबक को पढ़ा देते हैं, इल्तुतमिश के बारे में बात कर लेते हैं, रजिया सुल्तान के बारे में बात कर लेते हैं और बलबन के बारे में बात कर लेते हैं। और ये बता देते हैं कि गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स था। कहानी खत्म। ऐसा नहीं होता है। एक बार अच्छे से इतिहास पढ़ लो, इसके बाद आपको इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। स्टार्ट करें, पेन और कॉपी लेके बैठ जाना, कुछ बातें नोट कर लेना। और अगर ये पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो। सारा पीडीएफ जो भी क्लासेज होती है हर दिन, ऑफलाइन क्लासेज, उसका सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो अगर आप क्लास नहीं आ सकते हो तो पीडीएफ आप ले लो और पीडीएफ से पढ़ाई कर लो। और अगर आप क्लास आ सकते हो तो वेलकम है आपका। 8 से 11 सुबह में बैच चल रही है और 2 से 6 शाम में चल रही है। शाम में बैच है, टारगेट बैच है दरोगा का, जिसमें सेट लगाया जाता है और करंट अफेयर करते हैं, साइंस करते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अब चलते हैं हम दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में। तो गुलाम वंश में सबसे पहले बात करें कि गुलाम वंश आया कैसे। तो इससे पहले हम बात की थी किसके बारे में? तो बात किए थे गोरी के बारे में। ये दिख रहा है ना, मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी भारत में प्रवेश करेगा और युद्ध करेगा। किससे युद्ध करेगा ये? तो ये 2 युद्ध करेगा। एक तो करेगा तराइन का युद्ध, और तराइन का 2 युद्ध होता है। एक 1191 में और एक तराइन का दूसरा युद्ध होगा 1192 में, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। इसमें मोहम्मद गोरी पराजित होगा।
और इसमें जीत जाएगा और पृथ्वीराज चौहान को मार देगा। तो एक युद्ध तो ये लड़ता है। दूसरा युद्ध लड़ता है मोहम्मद गोरी चंदावर का युद्ध। और चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो जयचंद के बीच में और मोहम्मद गोरी के बीच में होता है। शासक होता है जयचंद। ये बातें नोट करते जाना, ऑलरेडी मैं ये बातें बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अगर आपको देखना है, मोहम्मद गोरी के बारे में स्टोरी जाननी है, वहां पे चले जाना। यहाँ पे हम फिर से मोहम्मद गोरी के बारे में बात नहीं करेंगे। तो बात कुछ ऐसा होता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीदा जाता है निसापुर के बाजार से, क्योंकि ये गुलाम है ना, तो इसको खरीदा जाता है। और खरीदने वाले कौन थे? तो खरीदने वाले थे अब्दुल अजीज कोकी। ये व्यक्ति हैं जो कुतुबुद्दीन ऐबक को खरीद कर लाए थे। और गोरी को क्या पता कि आने वाले भविष्य में ये सुल्तान बनेगा, और ये सुल्तान बनता है। सुल्तान की उपाधि ये खुद से नहीं लेता, मोहम्मद गोरी का एक भतीजा होता है, वही इसे सुल्तान की उपाधि देता है। ठीक है। तो बात कुछ ऐसे थी कि जैसे मोहम्मद गोरी की मृत्यु होगी, मोहम्मद गोरी 1206 में मर जाएगा। और जब मर जाएगा तो मोहम्मद गोरी का 4 गुलाम होता है। एक तो ऐबक हो गया, दूसरा का बात करें तो बख्तियार खिलजी था, तीसरा का बात करें तो तीसरा कुबाज था, और चौथा जो था वो था यालदोज। ये 4 गुलाम थे किसके? मोहम्मद गोरी के। और मोहम्मद गोरी जब मरता है तो अपना सारा साम्राज्य बांट कर जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को मिलता है दिल्ली का क्षेत्र, इसको मिलता है बंगाल का क्षेत्र, और इसको मिलता है बदायूं का क्षेत्र, और इसको मिलता है फरगना का क्षेत्र। सबको कुछ ना कुछ क्षेत्र बांटकर मोहम्मद गोरी भारत से जाने लगता है। और जाने के क्रम में 1206 में उसकी मृत्यु हो जाती है। जब 1206 में मोहम्मद गोरी मरता है तो अब कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है स्वतंत्र। और मोहम्मद गोरी का जो भतीजा होता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देता है कि अब आप दास की प्रथा से मुक्त हो गए, और इसे सुल्तान की उपाधि देता है। और इसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर बैठता है। 1206 में बैठेगा गद्दी पे, और चौगना खेलते समय 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी। तो कहानी कुछ ऐसा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी हासिल करेगा और गुलाम वंश की स्थापना करेगा। जो हाईलाइट किया हुआ चीजें हैं उस पर थोड़ा सा फोकस करना, कोशिश करना नोट डाउन करने के लिए। मुहिजुद्दीन मोहम्मद गोरी के गुलामों में सबसे योग्य गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक तुर्क जनजाति का था। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का देवता। तो पहला तो उपनाम यही आ गया। कुतुबुद्दीन ऐबक का 2-3 उपनाम है। एक तो हो गया कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ हो गया चंद्रमा का देवता। कुतुबुद्दीन ऐबक को पील बख्श बोलते थे, यानी हाथियों का दान देने वाला। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श बोला जाता था, यानी लाखों का दान देने वाला। ये सारी बातें हम यहाँ पे करेंगे। आप बस क्या करना ना, नोट डाउन करते चले जाना। और अगर पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से ये पीडीएफ मिल जाएगा। बचपन में ये दास के रूप में निसापुर के बाजार से खरीदा गया था। और खरीदने वाले कौन थे? फखरुद्दीन अब्दुल अजीज कुकी। तो कहाँ के बाजार से खरीदा गया था इसके बारे में याद रखना। तो जो जो हाईलाइट किया हुआ चीजें हैं वो अच्छे से याद रखना, क्योंकि हम ऑलरेडी देख चुके हैं कुतुबी वंश, बलबनी वंश और शमसी वंश। तो कुतुबी वंश में 2 शासक होंगे, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह। शमसी वंश में इल्तुतमिश का होगा 8 शासक, और बलबनी वंश में 3 शासक होगा, है ना। ये भूलना नहीं है। आगे कुतुबुद्दीन ऐबक कुरान पढ़ना जान गया था। ये जब से मोहम्मद गोरी के टच में आया ना, ये कुरान पढ़ना जान गया, इसलिए इसे कुरान खवा के नाम से जाना गया। इसे लोग कुरान खवा के नाम से पुकारने लगे। कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के संपर्क में आने से बड़ा प्रचलित हो गया, और मोहम्मद गोरी खुश होकर इसे एक पदवी देता है, अमीर ए आखुर। अमीर ए आखुर का मतलब होता है घुड़सवार, शाही घुड़सवार का अधिकारी। ये अपने बल पर, योग्यता के बल पर एक मामूली दास से सुल्तान का सफर तय करता है। तो मेहनत करने से आदमी कुछ भी बन सकता है, बशर्ते मेहनत सच्ची लगन और निष्ठा से होनी चाहिए, जो आने वाले ढेर सारे शासक में देखने को मिलेगा। एक तो ऐबक हो गया। आगे पढ़ेंगे शेरशाह सूरी के बारे में। शेरशाह सूरी एक जमींदार का छोटा सा बेटा था, है ना, छोटा सा जमींदार का एक बेटा, जो सीधे मुगलों को पराजित करके भारत से खदेड़ कर मुगलों की गद्दी पर बैठ जाता है ना।
ये सारी चीजें एग्जाम में अच्छे से याद रखना। स्टोरी टाइप का है कि कुतुबुद्दीन ऐबक गोरी के संपर्क में आने से कुरान पढ़ने लगा था, तो कुरान खवा के नाम से जाना गया। गोरी इससे काफी ज्यादा प्रभावित हो गया क्योंकि ये योग्य था ना। 4 गुलाम थे गोरी के, जैसे कि बात किया, यालदोज थे, उसके बाद बख्तियार खिलजी था, है ना, कुबाज था और मोहम्मद गोरी था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक था। ऐबक ही योग्य था, इसलिए ऐबक को इसने अमीर ए आखुर का पद दिया, यानी शाही घुड़सवार का अधिकारी। और इसमें भी ये सफल रहा। और 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, लाहौर में अपना राज्यभिषेक करवाता है। इसका राज्यभिषेक कहाँ हुआ, लाहौर में। और लाहौर को इसने अपनी राजधानी भी बनाया था। तो एक क्वेश्चन यहीं से मेंशन कर लेना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी कहाँ थी। तो दिल्ली सल्तनत की पहली राजधानी लाहौर थी। दूसरी राजधानी होगी दिल्ली, जो बनाया जाएगा इल्तुतमिश के द्वारा। ठीक है, तो लाहौर में इसका राज्यभिषेक भी हुआ है और लाहौर को बाद में अपनी राजधानी भी बनाएगा। इस बात का थोड़ा ख्याल रखना। आगे चलते हैं। तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को विजित क्षेत्र को दे दिया गया कि भाई आप क्या कीजिए। मोहम्मद गोरी बोला कि आप क्या कीजिए, तराइन का युद्ध दूसरा खत्म हो गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया, जो जीता हुआ क्षेत्र मेरा है, अब आप रखो और उसे संभालो। तो मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक क्या करता है, इस पे नियंत्रण स्थापित करने के लिए दिल्ली के निकट एक स्थान है इंद्रप्रस्थ, अभी भी है इंद्रपुरी, ठीक है, यहीं पे अपना हेडक्वार्टर बनाता है कुतुबुद्दीन ऐबक कि ठीक है सरदार, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं तो मैं एक हेडक्वार्टर बना देता हूँ और यही हेडक्वार्टर से चारों तरफ नजर रखा जाएगा। 1208 में मोहम्मद गोरी को के भतीजे गयासुद्दीन महमूद खुश होकर क्या करता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र देता है और कहता है कि आप दास के पद से मुक्त हो गए और अब आप सुल्तान बन गए। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक को दास मुक्ति पत्र से कौन नवाजा था। तो वो गोरी का भतीजा था जिसका नाम था गयासुद्दीन महमूद। तो मैं आशा कर रहा हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी, आप नोट डाउन कर रहे होगे। अब आज का थोड़ा प्रॉब्लम है, बट मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी भी इसे सॉर्ट आउट कर लिया जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज का संस्थापक माना जाता है। तो ये बातें तो नोट करना है कि भारत में तुर्की राज का संस्थापक कौन था, ऐबक। लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो आंसर होगा इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, इसे मलिक और सिपह सालार की उपाधि धारण की थी। सुल्तान की उपाधि इसको दिया गया है, धारण नहीं किया है, जबकि इल्तुतमिश सुल्तान की उपाधि खुद धारण करेगा। चीजों को थोड़ा सा नोट करते चलना कि मैं बोल क्या रहा हूं। मैं ये बोल रहा हूं कि कुतुबुद्दीन ऐबक कभी भी खुद से सुल्तान की उपाधि धारण नहीं किया था, बल्कि मोहम्मद गोरी का जो भतीजा था वो इसे सुल्तान का पद दिया था। जबकि इल्तुतमिश क्या करता है, खुद सुल्तान के पद धारण करता है। इसने उपाधि धारण की थी मलिक की और सिपह सालार की। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श कहा जाता था, यानी लाखों का दान देने वाला। इसके अलावा इसे पील बख्श भी कहा जाता था, यानी हाथियों का दान देने वाला। और इसके दरबार में एक व्यक्ति रहते थे हसन निजामी और एक रखते थे मुदब्बिर। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, हसन निजामी किसके दरबार में रहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार के कार्य को प्रारंभ करवाया था। दुर्भाग्य की बात यह था कि 1210 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी और कार्य अधूरा रह जाएगा। कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाएगा इल्तुतमिश, ठीक है। और फिरोज शाह तुगलक बाद में, ये कुतुब मीनार का निर्माण में 4 ही मंजिल बनाया गया था। फिरोज शाह तुगलक क्या करते हैं, चौथी मंजिल पर बज्जर गिर जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक चौथी मंजिल को तोड़ देंगे और उसकी जगह पे चौथी और पांचवी मंजिल बनवाएंगे, ठीक है। ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, उन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था अपने गुरु कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कुतुब मीनार का निर्माण किसकी याद में कुतुबुद्दीन ऐबक करवाया था। तो बात समझना, एक तो कुतुब मीनार का निर्माण करवाया है पहला, दूसरा प्रथम मुस्लिम प्रथम मस्जिद का निर्माण करवाएगा, कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाएगा और ये निर्माण कराया जाएगा दिल्ली में। अच्छे से याद रखना, भारत में प्रथम मस्जिद बनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए, उसका नाम था कुतुब उल इस्लाम मस्जिद और दिल्ली के क्षेत्र में बनाया गया था। और ये उस क्षेत्र में बनाया गया था जहां पर पृथ्वीराज चौहान
को हराकर इस क्षेत्र को जीता गया था। ये दिख रहा है ना, पृथ्वीराज चौहान के किले राय पिथौरा के स्थान पर इसे बनाया गया था। तो यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान का किला था, उसको तोड़ा गया और मस्जिद बनाया गया। अभी यही रुकता नहीं है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक एक व्यक्ति हैं, चौहान वंश के हैं, जिसका नाम है बिगरा राज चतुर्थ, जिसे बिसल देव के नाम से भी जानते हैं। और इन्होंने एक नाटक लिखा था, हरि केली। और हरि केली नाटक जो था वो संस्कृत में लिखा गया था। तो बिगरा राज चतुर्थ एक संस्कृत मठ बनवाए थे अजमेर के क्षेत्र में। उस संस्कृत मठ को तोड़ दिया जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के जरिए, और वहां पर बनाया जाएगा 2.5 दिन का झोपड़ा। तो ये बातें याद रखिएगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण करवाया, पहला। दूसरा, पहली मस्जिद कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया। और तीसरा, 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे अगर बात करें तो 1210 में चौगना खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाएगी। और चूंकि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु घोड़े के गिरने से हुआ है, आकस्मिक मृत्यु हुआ है, तो समस्या ये आ गया तुर्क सरदारों के बीच में कि अब अगला शासक कौन। इसकी समस्या का हल भी तुर्क सरदारों ने कर दिया। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक पुत्र था, आराम सा। हाँ भाई, ये योग्य नहीं था, लेकिन फिर भी गद्दी इसे दिया गया। तो अगर कभी अरेंज करने के लिए दिया जाएगा ना कि गुलाम वंश के शासकों को सजाइए, तो आराम शाह का नाम मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे ही नहीं कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद डायरेक्ट हम इल्तुतमिश को लेकर आ गए, ऐसा नहीं होगा। आराम शाह को करना पड़ेगा मेंशन। आराम शाह गद्दी पर बैठता है 1210 में। और अभी तो राजधानी लाहौर है ना, और लाहौर पाकिस्तान में है। तो अभी आराम से गद्दी पर बैठेगा, आराम से लाहौर में। तुर्क सरदार को ये पसंद नहीं आता है, लेकिन कुछ तुर्क सरदार इससे खुश भी थे। जो तुर्क सरदार इनसे नाराज थे, वो क्या करता है, वो बुला लेता है इल्तुतमिश को। दिल्ली में होता क्या है, बदायूं का गवर्नर होता है इल्तुतमिश। और इल्तुतमिश है कौन, तो इल्तुतमिश दामाद है किसका, ऐबक का, और गुलाम भी है। इसलिए इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम भी कहते हैं। याद रखना है ना, इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहते हैं। और ये इसका जीजा लगा ना आराम सा का, है ना। तो होता क्या है कि जब ये गद्दी पर बैठता है तो ये अयोग्य शासक है, कुछ कर नहीं पा रहा है, लाहौर में बैठा हुआ है। तो कुछ तुर्क सरदार क्या करते हैं, इल्तुतमिश को बुला लेते हैं। इल्तुतमिश को जैसे पता चलता है कि अच्छा, मेरा ससुर मर गया, अब साम्राज्य को कौन संभालेगा, इल्तुतमिश आता है। तो ये बदायूं, और बदायूं कहाँ था, यूपी में था। तो ये यूपी से चलता है दिल्ली की ओर। अब जब ये बात पता चलता है आराम शाह को, तो ये भी महाराज आते हैं इल्तुतमिश से लड़ने के लिए। दोनों आते हैं दिल्ली में, और दिल्ली में दोनों आमने सामने होते हैं। इल्तुतमिश आओ ने देखता है ताओ, और उतार देता है आराम शाह को, यानी मौत के घाट उतार देता है। आराम शाह मारा गया, इल्तुतमिश गद्दी पर आसीन होता है। और जो इल्तुतमिश 1210 में गद्दी पर आसीन होगा, 1236 तक इल्तुतमिश गद्दी को संभालेगा और बहुत सारे सुधार करेगा। तो आज हमने देखा कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, और हमने देखा किसके बारे में, इल्तुतमिश, सॉरी, आराम शाह के बारे में। तो मैं अभी आज यहीं तक वीडियो छोड़ रहा हूँ। अगले बार हम बात करेंगे, कंटिन्यू करेंगे और बात करेंगे इल्तुतमिश के बारे में, क्योंकि इल्तुतमिश एक मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है। तो इल्तुतमिश यानी आज हम कुतुबी वंश के बारे में बात कर चुके थे। दिल्ली में कितना वंश था, दिल्ली के गुलाम वंश में 3 वंश था। एक का नाम था कुतुबी, पहला। दूसरा का नाम है हमारा क्या, शमसी। और तीसरे का नाम है वलवली। तो आज हमने कुतुबी को अच्छे से कवर कर लिया, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह के बारे में। इल्तुतमिश के बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हुई ही है। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं कि नहीं वीडियो हमें लंबा चाहिए, तो मैं बना ही दूंगा लंबा। ठीक है, कल हम बात करेंगे शमसी। इसमें 8 शासक है, लेकिन 8 शासक में मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 ही शासक है। एक तो इल्तुतमिश खुद हो जाएगा, और एक इल्तुतमिश की पुत्री होगी रजिया सुल्तान। इसके बारे में कल हम बात करेंगे। और उसके बाद बात करेंगे हम बलबन के बारे में, बलबन के बारे में और बलबनी वंश के बारे में। तो यहाँ पे 2 शासक थे, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 3 है। तो टोटल शासक कितने हो गए, 8, सॉरी यहाँ पे 6 है, 8 नहीं है, यहाँ पे 6 है। तो टोटल शासक हो गए 11। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि गुलाम वंश में कुल कितने शासक थे, 11 शासक थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिए अपना,
पढ़ाई जारी रखिए, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आप कमेंट में हमें मेंशन कर सकते हैं।